एक रूल, हाइप्लोमैन्स रेस्ट्रिक्शंस। इस रूल के कारण ज्यूस को सरकारी नौकरी से निकाल दिया और प्राइवेट बिजनेसेस और शॉप चलाने से रोक दिया गया। इनके लिए अलग से स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए गए। ज्यूस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र और थिएटर पार्क्स में जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड एट द लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल सॉल्यूशन, इसके तहत ज्यूस का समूल विनाश करना था। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑस्विट्ज़, डचाउ और ट्रेब्लिंका भेजा, जहां उन्हें तो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में बताने जा रही हूँ कि हिटलर ने बदला लेने की चाहत में वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट किया, कि उसने ज्यूस पर अत्याचार किए, कि उसने दूसरे देशों से दुश्मनी मोल ली और क्यों लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिए इत्यादि आपको विस्तार से जानने को मिलेगा हमारे आज की वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है 1945 के स्प्रिंग सीजन से, जहाँ एक जर्मन बच्चा जिसका नाम हेलमट है और उसकी उम्र 11 साल होती है, वो अपने कमरे में लेटा होता है। तभी उसको अपने मम्मी पापा की कुछ बातें सुनाई देती है, जहाँ उसके पापा उसकी मम्मी से कह रहे होते हैं कि अब समय आ गया है कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए या अकेले सुसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो लोग अपना बदला लेने आते ही होंगे जिनके साथ हमने बुरा किया है। अगले दिन हेलमट के पापा उसकी फैमिली के साथ जंगल में अपना कीमती वक्त बिताते हैं और फिर उसके अगले दिन वो ऑफिस में अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब देखकर हेलमट बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर में खाना तक नहीं खाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर डाल के मार न डाले। और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण हेलमट के पिता ने सुसाइड कर लिया? तो इसके पीछे की कहानी की शुरुआत होती है 1914 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई थी, जो कि 2 पावर्स के बीच में लड़ी गई थी। फर्स्ट अलाइड पावर एंड सेकेंड सेंट्रल पावर। ये पावर्स कुछ कंट्रीज के बीच में बनी थी, जिसमें अलाइड पावर में फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन थी, जो कि अलाइड पावर्स की मेन कंट्रीज थी। और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की थी। वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर जीत के करीब थी, तभी अलाइड पावर के वॉर सपोर्ट के लिए यूएसए शामिल होता है। और अब जानते हैं कि यूएसए हमेशा से कितना पावरफुल कंट्री रहा है, जिसके कारण अलाइड पावर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी जीत हो जाती है और सेंट्रल पावर की हार हो जाती है। और सेंट्रल पावर के हार के बाद इस पूरे वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ठहराया जाता है, जिसके कारण जर्मनी को बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी पर साइन करना पड़ता है। एंड इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस कहा जाता है। इस ट्रीटी के कारण जर्मनी को अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल अलाइड पावर को देनी पड़ी। इतने सब के बाद भी जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया, मतलब जर्मनी से उसकी सारी मिलिट्री छीन ली गई। ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस के तहत राइनलैंड को डीमिलिटराइज कर दिया गया, मतलब जर्मनी अपनी मिलिट्री फोर्सेस राइनलैंड में नहीं रख सकती थी। उन्होंने जर्मनी से राइनलैंड को इसलिए छीना क्योंकि राइनलैंड जर्मनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि राइनलैंड बहुत ही इंडस्ट्रियल और फर्टाइल जगह थी, मतलब उपजाऊ जगह थी, और वहाँ पे कई सारे महल भी थे। और तो और राइनलैंड जर्मनी को वेस्टर्न नेबर्स के अटैक से भी बचाता था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, जो जर्मनी के एक जगह जिसका नाम वीमियर था, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चुना गया। उस गवर्नमेंट का नाम रखा गया वीमियर रिपब्लिक। पर जर्मनी के लोगों को वीमियर रिपब्लिक पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस पर साइन किया था, जिसके कारण जर्मनी और जर्मनी के लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए लोगों में क्रोध और आक्रोश का माहौल था। जर्मनी के लोगों को वीमियर रिपब्लिक पसंद नहीं थे, और वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्हें वीमियर रिपब्लिक पसंद थे। इन्हें जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। अब जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, इतनी कि वहाँ के अमीर से अमीर लोग भी अब कर्ज में डूबे हुए थे। इसलिए वहाँ की सरकार ने ज्यादा करेंसी बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से करेंसी की कीमत डाउन हो गई। इसके कारण वहाँ के लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी नोटों के बंडल्स देने पड़ रहे थे। एक नॉर्मल सी ब्रेड के लिए लोगों को मिलियंस में पैसे देने पड़ रहे थे। इसलिए लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई और इस कंडीशन को 1923 में हाइपरफ्लेंटेशन का नाम दिया गया था। फिर जर्मनी के इस बुरी हालत में उसका साथ देने यूएसए आया। हाँ, वही यूएसए जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स के साथ मिलकर जर्मनी को हराया था। यूएसए लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए जर्मनी की हेल्प कर रहा था, मगर 1929 में जब पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रहा था तो यूएसए भी उसका शिकार हुआ, तो वो जर्मनी की मदद नहीं कर पाया। इस ग्रेट डिप्रेशन में किसी का भी फायदा नहीं हुआ सिवाय हिटलर के, क्योंकि इसी पीरियड में हिटलर और नाजी पार्टी ने अपना उदय का रास्ता बनाया। हिटलर ने अपने राइज के लिए बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस। 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी में बेरोजगारी और पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1932 तक जर्मनी में 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग निराश
और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तलाश थी। हिटलर ने उन लोगों को जर्मनी के प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन बताया, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मिलिट्री एक्सपेंशन और पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स के जरिए नए जॉब्स क्रिएट करने का वादा किया। हिटलर ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए ज्यूस और कम्युनिस्ट पार्टी को ब्लेम किया, जो इनका मेन प्रोपेगेंडा बन गया। अब जानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हिटलर ने कैसे फ़ायदा उठाया। जैसा कि आप जानते हैं, वीमियर रिपब्लिक को जर्मन्स एक वीक सिस्टम मानते थे, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और हिटलर ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का वादा किया जो जर्मनी को ग्रेट बनाएगी। लोगों को डिक्टेटरशिप एक अच्छा ऑप्शन लगा वीक डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में, और हिटलर के राइज में एक व्यक्ति जोसेफ गोबल्स ने बड़ा रोल निभाया। उसने हिटलर को एक सेवियर की तरह प्रेजेंट किया। फिर पोस्टर, रैलीज, रेडियो के द्वारा नाजी प्रोपेगेंडा को हर जगह फैलाया गया, जिसमें हिटलर को एक मसीहा के रूप में दिखाया गया। ज्यूस, कम्युनिस्ट और वर्साइल्स को हर प्रॉब्लम्स का जड़ बताया गया। इसी तरह 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1932 के इलेक्शन में उन्होंने 32% वोट्स जीते। फिर 1933 30 जनवरी को जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया। पॉलिटिकल एलाइट्स को लगा कि वो हिटलर को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर वो गलत थे। इनेबलिंग एक्ट 1933 के जरिए हिटलर को बिना पार्लियामेंट के परमिशन के लॉज बनाने का अधिकार मिल गया। 1934 में प्रेसिडेंट के डेथ के बाद हिटलर ने अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर दिया, मतलब खुद को जर्मनी का नेता घोषित कर दिया। हिटलर ने कभी भी जर्मनी में इलेक्शन जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ली, मगर उसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का यूज़ करके अपने ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट करके पावर कंसोलिडेट की, मतलब अपनी पावर मजबूत की। 1933 के बाद हिटलर की डिक्टेटरशिप शुरू हुई, और वही एक बड़ी कारण बनी वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट, मतलब प्रलय का। अब बात करते हैं नाजी ने अपना आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा को कैसे बढ़ाया। नाजीज का मानना था कि आर्यंस, मतलब जिन लोगों की ब्लू आईज, वाइट स्किन और ब्राउन हेयर है, वो एक सुपीरियर रेस थे, जिन्हें फिजिकली, मेंटली और मोरली बेस्ट माना जाता था, और उन्हें श्रेष्ठ जाति का दर्जा दिया जाता था। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं थी। इनका मानना था कि अन्य जातियां आर्यंस के खून को प्रदूषित कर देगी। नाजीज ने आर्यन के इस श्रेष्ठ जाति को दिखाने के लिए दूसरे जाति जैसे यहूदी और रोमानी और काले लोगों को नीचा और घटिया दिखाया। अडोल्फ हिटलर और नाजीज ने ज्यूज के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए थे। इनमें से एक था नंबर्ग लॉज। इस लॉ के मुताबिक ही तय करते थे कि कौन ज्यूस है और कौन नहीं, और इस रूल के तहत ज्यूस को अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। सेकंड है क्रिस्टोलनेक्ट। इस लॉ के मुताबिक 1938 में नाजीज ने ज्यूस की दुकानों और घरों को तोड़ दिया था। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। एक रूल, हाइप्लोमेंट्स रेस्ट्रिक्शंस। इस रूल के कारण ज्यूस को सरकारी नौकरी से निकाल दिया और प्राइवेट बिजनेसेस और शॉप चलाने से रोक दिया गया। इनके लिए अलग से स्कूल और हॉस्पिटल्स बनाए गए। ज्यूस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र और थिएटर पार्क्स में जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड एट द लास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल सॉल्यूशन, इसके तहत ज्यूस का समूल विनाश करना था। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑस्विट्ज़, डचाउ और ट्रेबलिंका भेजा, जहां उन्हें फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। ये कैंप उन्हें मारने के लिए बनाए गए थे, जहां पॉइजनस गैस कैंप एयर का इस्तेमाल कर उन्हें मास एग्जीक्यूशन के लिए भेजा गया और लाखों की हत्या की गई। और फिर नाजी डॉक्टर्स ने ज्यूस पर इनह्यूमन और पेनफुल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्हें उनकी मर्जी के बिना शोषित किया गया। बात करते हैं हिटलर के पॉलिसीज के बारे में। इन पॉलिसीज में से एक का नाम है एंटीसेमिटिज्म पॉलिसी, मतलब ज्यूस के खिलाफ नफरत। हिटलर का मानना था कि ज्यूस ने जर्मनी की हर मुसीबत में हिस्सा लिया था और उन्होंने जर्मनी की इकोनॉमी को तबाह किया। इसलिए उन्होंने ज्यूस को अपने एनिमीज समझना और उनके खिलाफ अपनी पॉलिसीज बनाई। एंड इस पॉलिसी के बाद उन्होंने सिर्फ ज्यूस को ही नहीं, बहुत अलग अलग जातियों के लोगों को मारा, जैसे 3 मिलियन ज्यूस,
2 लाख जिप्सी और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को मारा और यहाँ तक कि 7,000 जर्मन को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिए जो कि अपने शरीर से डिसेबल थे। फिर 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन की शुरुआत हुई, जिसमें हिटलर ने ब्रिटेन को एयर अटैक्स से हराने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से हार गया। और यही दूसरी तरफ 1941 में एक ऑपरेशन की शुरुआत होती है, ऑपरेशन बारबोसा। इसके बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन रसिया के साथ की गई पीस ट्रीटी तोड़ दी। अब ये पीस ट्रीटी क्या है, रुक जाओ समझाती हूँ। ये एक बार 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ। इस पैक्ट का पूरा नाम मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट था, जिसमें जर्मनी और रसिया ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर ने ये पीस ट्रीटी तोड़ दी। फिर 22 जून 1941 को जर्मनी ने अपने 30 लाख सोल्जर्स के साथ सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इस ऑपरेशन में जर्मनी को हंगरी, रोमानिया और इटली के फोर्सेस का भी साथ मिला। अब बात करते हैं हिटलर ने रसिया के साथ ट्रीटी ऑफ पीस क्यों तोड़ दिया। इसके बहुत सारे रीजन थे। हिटलर का मानना था कि जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन ही रसिया है। हिटलर का गोल लेबेनसेरम का आइडिया फॉलो करना था, जिसका मतलब जर्मनी के लोगों को रहने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए। हिटलर को ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव रसिया का नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल, व्हीट पर भी जमाना था। जर्मनी ने 1914 में फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया। इस ऑपरेशन में जर्मनी के 3 मेन टारगेट्स थे। फर्स्ट, पेटेर्सबर्ग को कैप्चर करना। सेकंड, सोवियत यूनियन की कैपिटल मॉस्को को हासिल करना। थर्ड, यूक्रेन और कैस्कॉस क्षेत्र की नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। जर्मनी ने शुरुआत के कुछ महीनों पर सोवियत यूनियन पर अपना अच्छा प्रभाव डाला और उन्होंने सोवियत यूनियन यानी रसिया के कुछ बड़े एरियाज पर कब्जा कर लिया। उन्होंने और सिटीज के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना शुरू किया। फिर उसके बाद जर्मनी आर्मी को एक टर्निंग पॉइंट का सामना करना पड़ा, जिसमें सोवियत यूनियन का ठंडा मौसम, कोल्ड वेदर जर्मनी फोर्सेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जर्मन फोर्सेस के पास ठंड से बचने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, जिसका फायदा सोवियत सोल्जर ने उठाया और उन्होंने जर्मनी के सोल्जर्स पर काउंटर्स अटैक मतलब जवाबी हमला किया, जिससे जर्मनी फोर्स को पीछे हटना पड़ा, जिससे विंटर के कारण जर्मनी में बहुत बड़ी हार मिली। ऑपरेशन बारबोसा के फेल होने के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट, सोवियत यूनियन के फोर्सेस ने प्लान को स्लो कर दिया। सेकेंड, विंटर के इफेक्ट की वजह से जर्मनी आर्मी के सोल्जर्स और टैंक्स सर्वर कोल्ड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। थर्ड और सबसे मेन कारण हिटलर का ओवर कॉन्फिडेंस था, जो हिटलर को लगता था कि सोवियत यूनियन जल्दी हार मान लेगा